अब कसम संविधान की। मैं हूं दीपक चौरसिया, नमस्कार। और ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। एक कहावत है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। मणिपुर मामले में यही हो रहा है। इस नियम से नहीं उस नियम से चर्चा हो। एक पक्ष कह रहा है सिर्फ मणिपुर पर चर्चा हो, दूसरा कह रहा है क्यों भाई बंगाल राजस्थान पर क्यों ना हो। एक कह रहा है कि आप चर्चा से भाग रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि हम नहीं आप भाग रहे हैं। इस तनातनी में संसद के 9 दिन खराब हो चुके हैं। अब बचे हैं सिर्फ 8 दिन। और आम पब्लिक ये जानना चाहती है कि सारी पार्टियां वाकई मुद्दों पर गंभीर है या फिर 24 के लिए माहौल बना रही हैं। इंडिया अलायंस के नेता 2 दिन के मणिपुर दौरे से लौटे तो अनुमान था वहां के हालात पर कुछ और रोशनी डालेंगे, कुछ ऐसा बताएंगे जो सरकार के नोटिस में न हो। लेकिन विपक्षी नेताओं ने संसद जाने से पहले मीटिंग की और फिर उसी शोर को कंटिन्यू किया कि मणिपुर पर तुरंत चर्चा कराएं और प्रधानमंत्री सदन में जवाब दें। प्रधानमंत्री जी आ नहीं रहे, जिनको कर दिया है, जिनको जवाब देना है, उनके हाथ में कुछ है नहीं, तो ये तो मणिपुर का और अपमान होगा। सरकार ने ये भी कहा कि रूल 176 में चर्चा को तैयार है, चाहे तो 2 बजे से चर्चा कर ले। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं। लेकिन विपक्ष रूल 267 पर अड़ा रहा और संसद का 9वां दिन भी धुल गया। विपक्ष मणिपुर पर शोर करता रहा तो सत्ता पक्ष ने भी बंगाल और राजस्थान का जिक्र छेड़ा। मोदी सरकार मणिपुर शब्द से नफरत करती है। मोदी सरकार को मणिपुर शब्द अब पाकिस्तान जैसा नजर आने लगा है। विपक्ष अब तक जो मणिपुर के ऊपर क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट हो गया है। हाँ, क्रोकोडाइल टीयर्स ही थे वो। कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनावी माहौल बनेगा। इंडिया अलायंस की पूरी कोशिश है कि मणिपुर के बहाने एकजुटता का टेम्पो हाई रहे। विपक्ष पर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अटैक किया। इंडिया नहीं बोलना चाहिए, I.N.D. हर एक उसमें डॉट लग गया। उसका चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। योगी ने कहा भर था कि इंडिया अलायंस में खटपट का नया संकेत मिल गया। दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पार्टी लाइन से अलग हटकर कहा, बिल का विरोध करने की तुक नहीं है। इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलत है। अब वो जैसे मैंने कहा कि अकेले केजरीवाल ने पहले दिल्ली को जिस तरीके से बनाया था, उसके बाद जैसे देश को बनाया, अब उसने पूरे इंडिया को बना रखा है। संसद में हंगामे और शोर शराबे की राजनीति से इतर 24 की फील्ड एक्सरसाइज भी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही से एनडीए की प्लान 24 मीटिंग शुरू कर दी। पीएम मोदी अगले 10 दिनों में 430 लोकसभा राज्यसभा सांसदों से मिलेंगे। एनडीए के 430 सांसदों को उनके क्षेत्र के आधार पर 11 क्लस्टर्स में बांटा गया है। हर बैठक के लिए 2 मंत्रियों को संयोजक और 2 सांसदों को होस्ट बनाया गया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री सांसदों से उनके इलाके का हाल और चुनाव के लिए फीडबैक भी लेंगे। वहीं इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक का भी ठिकाना नहीं है। बैठक मुंबई में होनी है, ये तो तय है, लेकिन पहले इसकी डेट अगस्त आई थी, अब सितंबर बताई जा रही है। हमारे कैप्टन तो मोदी जी हैं। टीम बीजेपी, टीम एनडीए, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं। तो क्या सभी लोग एक साथ मिलकर 2024 का माहौल बना रहे हैं? लगता कुछ ऐसा ही है, वरना चर्चा हो जाती मणिपुर पे। नियमों पर क्यों अड़े हैं दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ कल दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके जो अध्यादेश, जो सबसे बड़ा पॉइंट बना था, जिसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तनातनी थी, वो भी कल संसद के अंदर पेश होगा। और संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि अलग लाइन लेनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल सबको बना रहे हैं। उन्होंने ये संकेत दे दिया कि क्या हमारे नेताओं को भी उन्होंने बना लिया। इसी पर बात करेंगे। शिवम त्यागी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है। मानव जायसवाल जी, स्पोक्स पर्सन है तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ है। सुरेंद्र
जी मैं आपसे ही शुरू करता हूं। संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को बना दिया, हमारे नेताओं को भी बना दिया, तो कल क्या होगा जब वो विधेयक आएगा? खिलाफ में वोट करेंगे आप? देखिए आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट बड़ी कातिल है। दीपक भाई ये बड़े मासूम है। हम आपकी मासूमियत को सोच के, टीवी में देख नहीं रहा हूं वरना देख के मुस्कुराते हैं आपको, हम आपको सोच के मुस्कुरा रहे हैं कि देखिए कितनी मजेदार बात है। दीपक भाई इतने मासूम, मैं तो यही बोलता हूं, ख्यालों में याद रखिएगा। दीपक भाई जानते ही नहीं है अरे हम तो आप हमेशा हमारे ख्यालों में रहते हैं साहब, लेकिन दीपक चौरसिया वो वाले रहते हैं हमारे ख्यालों में। ये वाले में कोई दिक्कत है क्या? ऐसा है दीपक भाई, हाँ ये वाले थोड़ा सा सेंटर टू राइट हो गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हो गए, तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है। मतलब गजब दीपक चौरसिया जी तो गजब हैं भाई, तो हम तो हमारे तस्वुर के जो दीपक चौरसिया हैं बहुत अद्भुत दीपक चौरसिया थे। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं आप भी जानते हैं क्या होगा। दूसरा, ऑन द सीरियस नोट, सच बात यह है कि संवैधानिक विरोधी कोई भी कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी न कभी समर्थन करती थी, न कभी करती है और न कभी करेगी। संदीप दीक्षित जी हमारे सम्मानित नेता हैं और हमारे यहाँ मतांतर की व्यवस्था है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि लोगों के मत की सुने नहीं। हाँ, निर्णय हमारा है, निर्णय हमारी पार्टी का है, निर्णय हमारी राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का है, हमारी पार्टी का है। और हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि संविधान विरोधी बिल का हम लोग पूरी ताकत से विरोध करेंगे और बहुत स्पष्ट है। इसको लेकर के आप कभी अभी एक बयान, अभी है कभी हो सकता है आप कहीं आंध्रा से कोई एएनआई का बयान निकलवा लें, अभी हो सकता है कोई एक बयान आप कहीं को कोई नेता बैठा हो नीचे केरल में, उनसे बयान निकलवा लें, तो उससे आपकी बहस तो हो सकती है, टीवी पर बहस हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में और लोकसभा में वही होगा जो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत निर्णय होगा। और हमारा अधिकृत निर्णय इस संविधान विरोधी बिल के विरोध में है और हम इसका विरोध करेंगे पूरी तरीके से। आप मुझे बताइए ना दो चार चीजें, दीपक भाई आप तो इतने क्या नाम बड़ा आपका बैकग्राउंड है, आप मुझे बता दीजिए, आप दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, क्या नियम 176 में मणिपुर पर चर्चा संभव है 2 घंटे में? और यह विपक्ष गलत मांग कर रहा है 267 में। विपक्ष यह कह रहा है कि साहब इस पर सभी राज्यसभा के सांसद बोले। क्या गलत कह रहा है? उसमें तो लोकसभा मतलब राज्यसभा में तो भाजपा के सांसद ज्यादा हैं, ज्यादा बोल सकते हैं। उनको प्रिविलेज होगा कि वो बंगाल भी उठा लें, क्या नाम पंजाब भी उठा लें, राजस्थान भी उठा लें, बिहार भी उठा लें, जहां चाहे उठाएं, उनको तो प्रिविलेज होगा ना। लेकिन ये चर्चा से हम मणिपुर पर बोलेंगे, हम बंगाल पर सफाई देंगे, उनको सिर्फ मणिपुर पर सफाई देनी है, बंगाल पर राजस्थान पर आरोप लगाने हैं उन्हें। लेकिन उसके बाद भी इतने डरपोक और इतने कायर हैं कि बोल नहीं रहे, कह नहीं रहे कि 267 पे इनके पास क्या नाम वो भी है, शो ऑफ स्ट्रेंथ भी है, उसके बाद भी माइनॉरिटी से घबरा रहे हैं ये लोग। हम लोग कम है वहां पर, उसके बाद भी घबरा रहे हैं। तो मेरे को यह बता दीजिए आप कि डरपोक कौन? जैसे मनोज तिवारी ने हमारे सांसदों को नामर्द कहा, मुझे नहीं लगता कि आप इसका समर्थन करेंगे। लेकिन नामर्द वो होते हैं दीपक भाई जो लोग जवाब नहीं देते हैं। हमारे सांसदों को, संजय सिंह को लफंगा कहा गया, लेकिन लफंगे वो होते हैं जो अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। आज की डेट में मनोज तिवारी के ऊपर कोई चर्चा नहीं। मनोज तिवारी ने नामर्द कहा विपक्ष के सांसदों को, कोई चर्चा नहीं। मनोज तिवारी ने, भाजपा ने लफंगा कहा भाजपा के नाम संसद सदस्यों को, कोई चर्चा नहीं। बात हो रही है ये कि साहब विपक्ष के सांसद बाधित कर रहे। 2014 से पहले आप ही कहते थे कि सत्ता संसद चलाना सत्ता का काम है, और आज मीडिया कह रहा है कि संसद चलाना विपक्ष का काम है। ठीक है, मैं सीधे शिवम त्यागी जी से बात चलता हूं और आप ही का सवाल पूछता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी के मुताबिक आप डरपोक और कायर हैं, और मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्षी सांसद नामर्द हैं, बल्कि वो कह रहे हैं नामर्द तो वो लोग होते हैं जो डरते हैं, कायर होते हैं। कायर कौन है इस देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। कायर कौन थे जब आज जिस तरीके से शोएबिन सर ने नाम अनाउंस कर दिए थे, उसके बाद पहले हंगामा किया और उसके बाद जो है संसद में इतना शोरगुल हुआ और उसके बाद भाग गए निकलकर, तो कहीं ना कहीं ये तय होता है कि कायर आप ही हैं। और क्योंकि आप चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, और आप चर्चा आज से नहीं
जिस दिन से सदन चल रहा है उससे नहीं चलाना, तो उस दिन से ही नहीं चलाना चाह रहे हैं। अब मैं दीपक जी, आप तो देश के बड़े पत्रकार हैं, आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल होती है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें विपक्ष का भी साथ चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। निर्भया वाले मामले में आपको याद होगा पूरे देश में किस तरीके का रोष, किस तरीके की नाराजगी, किस तरीके की परेशानी और किस तरह से सड़कों पर हंगामा था। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, लेकिन संसद चलने दी, इनसे जवाब मांगा, इन्होंने जवाब दिया। ऐसे होता है विपक्ष का काम, उसको भी छोड़ दीजिए। आपको याद होगा विमेन रिजर्वेशन के बिल में, विमेन रिजर्वेशन का बिल जब पास होना था, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, लालू यादव जी की पार्टी ने बिल की कॉपी फाड़कर पूरा आतंक किया था संसद में, लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी रही और उन्होंने सदन को चलने दिया और पास कराने में पूरी भूमिका निभाई। छोड़ दीजिए उसको। लोकपाल वाले मुद्दे में देश में किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या माहौल था और कोई कांग्रेस को सुनने भर के लिए तैयार नहीं था, देखने भर के लिए तैयार नहीं था। हमारे तमाम अंतर विरोध थे, लेकिन बावजूद उसके हमने संसद में हंगामा भी किया, सारी चीजें की, लेकिन जब मसला सवाल जवाब का आया, जब मसला चर्चा का आया, तो हमने चर्चा की। आज ये इतने बेहोश है कि चर्चा करने को तैयार नहीं है, तो कायर कौन हुआ? आप हुए जनाब। विपक्ष में सबसे ज्यादा हम रहे, लेकिन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। 2G में एक पूरा सेशन वॉश आउट हो गया, लेकिन उसके बाद चर्चा हुई। कोल में पूरा आधा सेशन वॉश आउट हो गया, लेकिन चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि पूरे के पूरे सेशन के सेशन खत्म हो गए, लेकिन मुद्दे पर, जब मुद्दों पर हमें जरूरत पड़ी और हमें लगा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल बहुत महत्वपूर्ण है, और आप ही के आजकल के जो ये ईस्ट इंडिया वाले भ्रष्टाचारी विपक्षी जो नेता हैं, जो आपके साथ आज हैं, वुमेन रिजर्वेशन पर कॉपियां फाड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के बावजूद आपके साथ खड़ी थी और वो बिल पास करने में आपका समर्थन किया। आज अब आप कहते हैं, आज की चर्चा पर आते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि आप 2.5 घंटे की चर्चा की बात है, मैं यहां पर चर्चा के लिए आया हूं, और अगर कोई विषय उसमें भी एड्रेस नहीं होता है, बावजूद उसके हम आगे भी उसको एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं, उसको फिर से नोटिफाई किया जा सकता है। स्टैंड दो है इनके। सुरेंद्र राजपूत जो अभी यहां पर कह रहे हैं ये मामला अलग है, और इनकी जो पार्टी आधी कह रही है वो अलग है। रूल 276 में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री आकर सिर्फ वही बोले। रूल 276 सेज के वहां पर तमाम सांसदों को बोलना है, लेकिन प्रधानमंत्री की ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि रूल 276 के तहत चर्चा करिए, सरकार ने जब तैयार कर ली कि भाई ठीक है हम चर्चा करते हैं, तो कहते नहीं हम तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, इस देश के प्रधानमंत्री को ही बोलना पड़ेगा। अब आगे सुनिए 267, अब आगे 267, अब आगे चलिए। अब एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट चीज बताइए, जब तमाम मुद्दों पर इस देश में चर्चा हुई है, पहले भी हुई है, ऐसे ज्वलंत विषय बहुत बार रहे हैं, तो क्या आज मुझे आप भी बताइए, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, इनसे भी पूछना चाहता हूं, और लोगों से भी पूछना चाहता हूं, देश से भी पूछना चाहता हूं, क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए और क्या चर्चा का माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए? जब निर्भया जैसे विषय पर भी इस देश में विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा के लिए वो रास्ता बनाया, तो क्या विपक्ष को नहीं बनाना चाहिए? ठीक है, बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, चर्चा के लिए रास्ता बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? फिर मैं आपके INDIA के बाकी सहयोगी के पास चलूंगा। आपको इंडिया कहने में क्या दिक्कत है दीपक भाई, समझ नहीं आ रहा। इंडिया कहिए, अच्छा लगेगा। खैर ठीक है, कह देता हूं इंडिया अलायंस। पहली बात, शिवम ने बिल्कुल सही, हाँ सर बिल्कुल कहिए, जय जिंदाबाद करिए, इंडिया जीतेगा। पर वैसे अगर आप एब्रिविएशन के हिसाब से बोलेंगे ना तो इंडी अलायंस होगा, क्योंकि आखिरी का ए अलग हो जाता है, अलायंस आ जाता है अपने आप, INDIA अलायंस। अरे कोई बात नहीं सर, आप जो चाहे बोलिए, जीतेगा इंडिया, ठीक है ना? बिल्कुल। आपको खुली छूट, मैं जीतेगा और ईस्ट इंडिया हारेगा, मित्र भी है। और हाँ बिल्कुल, इंडिया जीतेगा, ईस्ट इंडिया हारेगा, भ्रष्टाचारी हारेंगे, वो लोग हारेंगे जो नीरव को और ललित को मोदी के नाम पर भगाते हैं। यादव किस तरफ है ये देश जानता है, भ्रष्टाचारी हारेंगे। हाँ बिल्कुल हारेंगे, लालू जी हारेंगे, आप हारेंगे, अखिलेश जी हारेंगे। नहीं विषयांतर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बोलिए दीपक भाई। बोल लेता हूँ, थोड़े छोटे जवाब रखिए। देखिए सर, इंडिया अलायंस बड़ा है, 26 पार्टियां हैं, शिवम सिंह जी के बाद भी 38 पार्टियां हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक बात इन्होंने कहा, भ्रष्टाचारी हारेंगे। हाँ, परिवारवादी और भ्रष्टाचारी दोनों हारेंगे, अजीत पवार भी हारेंगे, अजीत पवार के साथी भी हारेंगे, पासवान के साथी भी हारेंगे, चिंता मत करिए। लालू जी हारेंगे। मैं आपको ये छोटे से जवाब दे देता हूं। आपने बड़ी अच्छी बात करी निर्भया में, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात करी निर्भया में, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि साहब हमने वो किया। निर्भया में मेरे मित्र कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब चाहा भाजपा ने, जब कहा, जिस नियम के तहत कहा, हमने चर्चा कराई।
क्योंकि विपक्ष ने जो कहा, पहली बार था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा आदमी जिन्होंने कहा था हम सत्ता पक्ष के नाते शर्मिंदा हैं। आपको याद नहीं है? यहां पर प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी सदन के अंदर कोई बात कही? दो बार निर्भया के मामले में कैबिनेट मीटिंग की, भारतीय जनता पार्टी ने उसको सब क्या नाम वो किया, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने मांग करी, हमने कैबिनेट मीटिंग करी, हमने निर्भया को यहां से लेकर सिंगापुर भेजा। जिस नियम के तहत कोल घोटाले में कथित रूप से जहां आप कुछ नहीं पा पाए, सिर्फ आपका एक क्या नाम मंत्री नंगा हुआ है दिलीप रे, 3 साल की सजा हुई है, हमारे यहां कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोल घोटाले में 2G में आपने सदन नहीं चलने दी, लेकिन जिस नियम के तहत आपने चाहा उस नियम के तहत हमने चर्चा कराई। आप बात करते हैं, हमने तो विपक्ष का इतना सम्मान किया। नियम आप बताओ, चर्चा हम कराएंगे। आज विपक्ष में हम हैं तो जिस नियम के तहत हम चाह रहे हैं कि सब लोग बात करें, आपको दिक्कत क्या है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डर क्यों रहे हो? इसलिए आप कायर हो, इसलिए मनोज तिवारी की भाषा में नामर्द हो। हमारी भाषा नहीं है ये मनोज तिवारी की भाषा है। हम इतनी गंदी भाषा नहीं बोलते, मनोज तिवारी की भाषा में लफंगे हो, क्योंकि आप उस नियम के तहत चर्चा कराने से डर रहे हो। प्रधानमंत्री भाग रहे हैं मणिपुर से, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, देश की शर्मिंदगी हो रही है। मणिपुर में महिलाएं नंगी नहीं हो रही हैं, देश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शर्मसार हो रही है। आपको तो चाहिए कि एक स्वर में सदन बात करे, कहे कि हम प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं, हम भी प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं, चर्चा होती है तो। कि साहब पूरी दुनिया में जो हंगामा हो रहा है, भारत की सदन एक स्वर से बोलती है कि यह मणिपुर में गलत हुआ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोलती है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री आने को तैयार नहीं है। सेकंड्स दीजिएगा। किस बात की शर्म है प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री ने कौन सा गलत काम किया है? कैन आई रिस्पॉन्ड नाउ? ठीक है सुरेन जी, शिवम त्यागी का जवाब, फिर इसके बाद में संजीव झा और मानव जायसवाल जी के पास। एक तो प्रॉब्लम यह है कि ये कांग्रेस वाले झूठ की फैक्ट्री बिल्कुल साथ लेकर बैठते हैं। कब किया था मनमोहन सिंह जी ने इस देश को एड्रेस पार्लियामेंट में, बताइए जरा। निर्भया वाले मामले में ये रही रिपोर्ट, बिल्कुल किया था। सुनिए अब जरा, प्लीज अब इनको दो बार कैबिनेट मीटिंग हुई। सुनिए अब प्लीज चुप रहिए, पूरी बात बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना। इस देश के में जब निर्भया हुआ, उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह देश के लिए शर्म वाली घटना है, शर्मनाक घटना है। और उसके लिए जैसे ही कैमरा बंद हुआ, फिर पता है क्या कहा? हो गया, ठीक है, आपकी बाइट मिल गई, जाइए अब। और ये ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है। 1 तो ये तो आपकी संवेदनशीलता थी निर्भया को लेकर। बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, सदन में बीच में मत बोलिए, सदन में बहस हुई, उस समय प्रधानमंत्री सहित पूरे जिस नियम के तहत पहले कह चुका हूं, ये मैं पहले कह चुका हूं कि सदन में चर्चा हुई है, लेकिन उसमें विपक्ष का रोल था। विपक्ष ने चर्चा होने दी, आप होने दीजिए ना। आज आप होने दीजिए चर्चा, आप चर्चा नहीं होने दीजिए। विपक्ष के जिस नियम में कहा था उस नियम में चर्चा हुई। वो बोल रहे थे, मैं जिस नियम में कहा था विपक्ष ने, उस नियम में चर्चा हुई। जब वो बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था। आप सुनना क्यों नहीं चाहते? तो सुनिए, हमने चर्चा कराई, में भाजपा ने चाहा उस नियम पे चर्चा हुई। नहीं यार, 276 में चर्चा नहीं है। बिल्कुल चर्चा हुई। क्या दिक्कत है चर्चा होने में? दीपक जी बिल्कुल चर्चा हुई। सुरेन जी मैंने उनको रोका था, आप भी बीच में मत बोलिए। कोल मंत्री का इस्तीफा लिया। बीच में चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। मैं सिर्फ आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपने खुद ही बोल दिया। जब हम विपक्ष में थे, तमाम विरोधों के बाद हमने चर्चा होने दी, हम आपके साथ रहे इस देश को, क्योंकि उस समय एड्रेस की आवश्यकता थी। फिर बीच में शुरू हो गए। सुनिए, एक सेशन वॉश आउट हुआ था 2G में, आप झूठ बोल रहे हैं। आप फिर झूठ बोल छुपा रहे हो, इसलिए बोलना पड़ रहा है। ये आपकी जो गंद भाषा है ना, एक तो सारे प्रवक्ता ऊपर से लेकर नीचे तक भाषा के स्तर पर इतना गिर गए हैं। अभी मैं एक और ढूंढ रहा था, अरे पूछे ना, एक काम करिए, अभी अपने दूसरे शर्मा जी को देख लीजिए, उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल करी है दूसरे चैनल पर। मैं नहीं जाना चाहता हूं। इस तरह की भाषा आप अपने पास रखिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने चर्चा कराई, हमने चर्चा करने दी। तिवारी के पास की भाषा है दीपक जी, अब अगर चाहते हैं आपके सुरेन भाई आपके बाकी सहयोगी भी है सर, INDIA का मतलब थैंक यू इंडिया का। तो यहीं पर विषय साफ हो जाता है। और दूसरा, मणिपुर पर चर्चा करने वाले लोगों को अब आप मुझे, अरे इंडिया बोलेंगे क्या? लालू जी भ्रष्टाचारियों को इंडिया बोलने लगे, दीपक चौरसिया तो चल लिया हिंदुस्तान। 5-5 हजार करोड़ भ्रष्टाचारियों को इंडिया बोलने लगे तो चल लिया काम। अगर 17-17 हजार करोड़ के घोटाले वालों को भ्रष्टाचारी बोलने लगे तो इंडिया बोलने लगे तो चल लिया काम। दीपक जी, जब इनको बोलने का समय था, वो सब सारे आप ही के साथ भ्रष्टाचारी नहीं थे। गलत बात, गलत। अब ठीक है, टोका टोकी चलती है पर इतनी भी नहीं। नहीं, ये ओवरलैपिंग अगर उनको करनी तब नहीं थे,
बोली कब नहीं थे? वही अजीत पवार लीडर ऑफ ऑपोजिशन महाविनाश अघाड़ी के आपके बने हुए थे, तब भ्रष्टाचारी नहीं थे वो। क्या है आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। महाविनाश अघाड़ी, अरे हम एनडीए का फुल फॉर्म कर दें हम, तब आप कर लीजिए। आप करते नहीं है क्या? आपकी तो भाषा आप अभी देख लीजिए। इसमें विषय पर रहिए। मैं विषय पर हूं सुरेंद्र जी, आइए ना, कृपया करके, कृपया करके बीच नहीं, वो आपकी भाषा है, वो आपके प्रवक्ताओं की भाषा है भैया। आप कहीं स्टूडियो में ग्लास तोड़ो, पत्थर तोड़ो, गालीबाजी, जूते निकालना, ये सब आपका काम है। बता तो रहा हूं। दीपक जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। वो लगातार सुरेंद्र भाई ऐसा ना करिए बीच में, प्लीज प्लीज। थोड़ा बहुत इंटरवेंशन चलता है, लगातार मत बोलिए। रनिंग कमेंट्री। अब मैं और विषयों पर आता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, जब 2017 में 120 दिनों के लिए मणिपुर बंद था, कितनी बार आकर बोले थे ये लोग? उससे पहले जब 1993 में जब इस तरह की चीजें हुई थी, राष्ट्रपति शासन लगा था, 8 महीने के बाद कितनी बार हुआ था? और ये हमारा हलफनामा है, और हमारी सरकार ने हलफनामा दिया है, और हलफनामे में हमने सारी चीजों को इंश्योर करके बताया है सुप्रीम कोर्ट को कि हर तरह की चीजों को इंश्योर करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर इस तरीके की किसी भी चीज को रोकेगी। और जिस तरीके से सीबीआई ने टेक ओवर किया है और गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद माहौल बेहतर हुआ है। लेकिन संसद में माहौल बेहतर इसलिए नहीं होने देना है क्योंकि 2024 के हिसाब से मसल पावर दिखानी है, और जितने भी पुराने विषय रहे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा बोली है, आगे भी बोलेगी और बोलती रहेगी। लेकिन ये विपक्ष यहाँ पर चर्चा नहीं चाहता। संजीव जी, कोई डर है, कोई कंफ्यूजन है दिमाग में कि कहीं कांग्रेस कल संसद में पलट ना जाए? ये संदीप दीक्षित के बयान के बाद कोई डर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इंडिया इकट्ठा है, इंडिया एकजुट है। और इंडिया इकट्ठा एकजुट इसलिए है क्योंकि बात अब संविधान की आ गई है, बात अब जनतंत्र की आ गई है, बात जनतांत्रिक व्यवस्था की आ गई है। आज मैं अभी दोनों के अभी कह रहे थे, मैं बीजेपी प्रवक्ता का बात सुन रहा था, कह रहे थे विपक्ष चर्चा करा रहा था। हम भी तो आज ही कह रहे कि भाई चर्चा तो कराओ, चर्चा से क्यों भाग रहे हो? आप 267 में एक दिन का बिजनेस को सस्पेंड करना था, आप लगातार कई दिनों से बिजनेस नहीं होने दे रहे हो, तो इतना ईगो किस बात का? एक बात बताइए दीपक जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने क्या कहा है कि वी कैन नॉट जस्टिफाई व्हाट हैपेंड इन मणिपुर बाय सेइंग दैट दिस एंड दिस हैपेंड एल्सवेयर, इट इज नॉट जस्टिफाइड। मेरा ये कहना है कि ये देश की सीजीआई को क्यों कहना पड़ रहा है? देश के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे ना कि अगर मणिपुर में सरकार एक पार्टी की है, देश में सरकार एक पार्टी की घटना होती, जिम्मेदार कौन? आज पूछना चाह रहा हूं ना। आज मणिपुर जल रहा है। बात मणिपुर की केवल नहीं है, मणिपुर के साथ अब ये आग त्रिपुरा में भड़क रहा है। आज ये बगल में मिजोरम में पहुंच रहा है, धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट चपेट में आ रहा है। पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूं, और ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु कहते थे, ये इससे बड़ी कमजोरी और क्या हो सकती है कि शिवम त्यागी से विश्व के और सदनों में चर्चा हो रही है, मणिपुर का संजीव जी हो रहा है। थैंक यू। तो मेरा ये कहना है कि आज जब कल ये बिल आएगा तो इस बिल को इंडिया एकजुट होकर के इस बिल के खिलाफ वोट करेगा। ठीक है, समझ गया आपकी बात। बताइए शिवम त्यागी जी, आपका वर्जन बताइए, सीजीआई को ये क्यों कहना पड़ा? संजीव जी का आरोप संजीता है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए देश में सभी जगह पर हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर सवाल उठाता है, तो वो बिल्कुल इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि मणिपुर में जो हुआ है वो गलत नहीं हुआ है। हम लगातार कहते हैं कि जब चर्चा होती है तो बंगाल की भी होनी चाहिए। हम लगातार कहते हैं कि जब चर्चा मणिपुर की हो तो वहां पर एक महिला जो ममता दीदी के घर से मात्र 1 किलोमीटर दूर पर जिसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसको नहीं घुमाना चाहिए था, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जब किस तरीके से राजस्थान में एक मंत्री के बेटे पर बलात्कार के बाद एफआईआर भी नहीं होती है और एक महिला को जो है दलित महिला को गैंगरेप कर दिया जाता है, उसके बाद किस तरीके की सिचुएशन होती है, हम उस पर भी बात करना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आप मुझे कोई एक बाइट बताइए पिछले 2 महीने में अरविंद केजरीवाल की, जिस बाइट में उन्होंने टीएमसी से या कांग्रेस से या राजस्थान की सरकार से या छत्तीसगढ़ की सरकार से या फिर तमिलनाडु एमके स्टालिन की सरकार से एक सवाल पूछा हो महिला सुरक्षा पर। मानव जी, बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ, अभी शिवम त्यागी गिना रहे थे, क्या आपको नहीं लगता संसद में जब डिस्कशन होगा तो आपके सांसदों को भी या आपके राज्य को सबसे ज्यादा घेरने की कोशिश होगी महिला अत्याचार को लेकर? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है दीपक जी। मैं तो आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हम बंगाल से आए हैं। बंगाल की जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, ममत्व का निर्वाह किया है। और जब पूरा का पूरा सीपीआईएम कांग्रेस उस समय के जो थे, जो मिल गए थे और दीदी की सारी हड्डियों को तोड़ दिया था, तब हम उभर के आए हैं। हम अकेला चलो रे वाली प्रांत से हैं और हम डरने वाले लोग नहीं हैं।
आप मणिपुर से बंगाल की तुलना कर सकते हैं, तो ये आपकी विकसित मानसिकता दिखाती है कि विकृत मानसिकता दिखाती है या दर्शाता है? आप तुलना क्या करना चाहते हैं? आप जवाब दीजिए ना। आप देश के प्रधानमंत्री, तो मणिपुर के तो प्रधानमंत्री होंगे ही, क्यों नहीं इस सदन में आके आप जवाब देते हैं? हमारे जो मित्र हैं त्यागी जी बड़ा सुंदर से बोलते हैं, हम विपक्ष में थे तो हम करने दिए, हम चलने दिए। विपक्ष का दायित्व तो नहीं होता है सदन चलाना। सदन चलाने का दायित्व तो पक्षधर का होता है, जो पक्ष में होता है, जो सरकार होती है, सरकार का दायित्व तो होता है। तो जब कांग्रेस थी, जब यूपीए थी, वो लोग सरकार चला रहे थे, वो लोग 100% पार्लियामेंट को चला रहे थे, और आपकी क्षमता नहीं थी कि उसको रोकने की, क्योंकि वो लोग तो आपके जवाब दे रहे थे। आप तो जवाब नहीं देते, आप भगोड़े हैं। ये बहुत सारे विश्लेषण हो सकते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन सबसे साझा एडजेक्टिव क्या है कि मन की बात मणिपुर में होती है और मणिपुर में ही रेडियोस को तोड़ दिया जाता है, ये विरोध दिखाया जाता है। प्रधानमंत्री मिसिंग है, ये मणिपुर वाले लोग बोलते हैं। चार्जशीट सीबीआई जब आती है तब तक पूरा वायरल हो चुका होता है वीडियो। आप बोलना चाहते हैं कि भाई हमारे जो गृह मंत्री वहां पहुंचे थे उस समय उनको पता ही नहीं चला कि भैया 2 मई 4 मई को इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, ये उनको भी ज्ञान नहीं था, वो 29 मई को पहुंचे थे। साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा मापदंड है, कौन सा तरीका है कि भाजपा को सेलेक्टिव न्यूज चलाना होता है, सेलेक्टिव काम करना होता है? हम इंक्लूसिव काम करना चाहते हैं, इंडिया में इंक्लूसिविटी है, हम इंक्लूसिव काम कर, हम सबका साथ चाहते हैं, सबके साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं। पूरा देश जुड़ रहा है, एक तरफ 26 है, एक तरफ 38 है। आप 38 को जोड़ नहीं पा रहे हैं, आप 26 से घबरा रहे हैं। हमारा मापदंड यह है कि भाई आप आइए सदन में आके हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा जवाब दीजिए। मन की बात तो हमने बहुत करी, अब देश की बात के लिए उत्तर तो दीजिए। एक कॉन्फ्रेंस आप नहीं करते हैं, एक बार आप आके बोलते हैं हम 56 इंच का सीना है, एक अकेला सब पर भारी है। ये कौन भारी है भाई? ठीक है, आप सच में भारी है, क्योंकि वहां के एमएलए आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन आप मिल नहीं पाते हैं, आप भाग जाते हैं, आप विदेश भाग जाते हैं, भगोड़े हैं। ये जो सरकार है, इनके जो नेता है वो भगोड़े हैं, भाग जाते हैं, वहां के एमएलए इनसे नहीं मिल पा रहे हैं। आप सोचिए जो दुखदाई जो वातावरण मणिपुर का है, वहां के एमएलए इनसे नहीं मिल पा रहे, आप किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, शिवम त्यागी जी आपका जवाब। एलियंस है, एलियंस, इंडियन नहीं है। दीपक जी, एक अकेला सब पर भारी इन्होंने कहा और उसको अपने आप ही अपनी बातों से कैसे चरितार्थ कर दिया मानक जायसवाल जी ने। इन्होंने कहा कि ममता दीदी डरने वाली नहीं है, ममता दीदी वो हैं जिनकी हड्डियां तोड़ दी थी लेफ्ट वालों ने और फिर भी नहीं डरी, हम डरने वाले नहीं हैं। और आज उस एक अकेले का इतना डर है कि उनसे ही जाकर हाथ मिला लिया और इकट्ठे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हम डरते नहीं है किसी से भी। तो पहले तो आप तय करिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि लगातार चर्चा की बात है और हम बंगाल पर भी बात करने को तैयार हैं। दोनों में हम कोई बराबरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम बार बार सिर्फ एक ही बात पर सवाल कर रहे हैं कि जब पोस्ट पोल हिंसा में अगर लोग 20 से ज्यादा मारे जाते हैं तो उस पर जवाबदेह हैं। अगर एक 60 साल की महिला जिसका बलात्कार कर दिया जाता है, उसकी पोती के सामने उसको एफआईआर नहीं लिखने दी जाती, वो जाकर अपनी कहानी जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनाती है, तो जवाबदेही आपकी है। अगर आपको सवाल जवाब की जो आपने बात की, हम तैयार हैं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं। अभी एक और चीज इन्होंने बीच में कही थी, सुरेंद्र राजपूत ने, देखिए मनमोहन सिंह जी जाकर बोले थे, मैं फिर से वही कहता हूं, निर्भया के समय इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान जरा मुझे दिखा दे संसद में अगर कहीं हो तो। मैं भी तो वही कह रहा हूं आपसे बार बार। जब ओकराम आईबोबी के समय पर जो है मणिपुर में हिंसा हुई थी, अगर वहां पर कोई गृह मंत्री गए हो तो बता दे मुझे, अगर वहां पर जाकर सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर किया हो तो बता दे मुझे। 92-93 में जब वहां पर 3 महीने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 3.5 महीने के लिए बंद रहा था, अगर वहां पर कुछ हुआ हो जिसमें 8 महीने बाद राष्ट्रपति शासन लगा था तो बता दे मुझे। मेरी भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी, मेरी सरकार हर चीज को लेकर प्रोएक्टिव है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की सिचुएशन हुई, जिस तरह का माहौल बना, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही शर्मसार करने वाला था। लेकिन बाकी की पार्टीज के जो ट्रैक रिकॉर्ड महिला सुरक्षा से लेकर हर चीज पर है, उस पर जवाबदेही क्यों तय ना हो? ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी आप बड़ा शेरो शायरी करते हैं, मैं आपको एक शेर सुनाता हूं। दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों से भी राय ली जाए। लेकिन आपने तो दुश्मन ही दोस्त बना लिए इंडिया में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। वाह दीपक जी, हम तो ये कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। और ये इंडिया गठबंधन ऐसे बना है दीपक भाई, कहते हैं फिराक गोरखपुरी ने कहा था, और वो रघुपति सहाय नाम था उनका, कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। आज की डेट में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है,
और जो सबसे बड़ी बात है कि देशवासियों में दो परिस्थितियां आ रही हैं। पहली परिस्थिति, एक परिस्थिति का आपके सामने आज की बहस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत भयावह परिस्थिति है, इसके आपके सामने रखने की हिम्मत कर रहा हूं दीपक भाई। जैसे जो अभी आज एक आरपीएफ के एक जवान ने सिंह जी का निर्भया के मसले पर संसद में आरपीएफ के एक जवान ने 3 मुसलमानों की और एक अपने साथी की हत्या कर दी और मोदी और योगी के नाम पर कहा कि जो लोग मोदी और योगी को वोट नहीं देंगे। सोशल मीडिया की एक खबर को कम से कम राष्ट्रीय पार्टी ऐसा मुद्दा ना बनाए। है क्या इनके पास उसकी कोई खबर जिस तरीके से बोल रहे हैं? उसमें एक आदमी अज्ञात है, मैं मानता हूँ 2 मुसलमान हैं और एक हिंदू है, एक अज्ञात है, 4 लोग टोटल हैं। और सुनिए ये सिर्फ सोशल मीडिया की पतंगबाजी जिसको आप कोट कर रहे हैं। एक बहुत इससे इस पतंगबाजी के चलते इनके पूर्व अध्यक्ष बाहर है, आगे डिस्क्वालिफाइड सांसद है। इसके आगे की भी बात करता हूं मैं। सत्यपाल मलिक जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, उनका एक बयान भी चल रहा है। आप लोग तो चला नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है आपकी, लेकिन उनके बयान को अगर आप देखें, उसको भी आप सोशल मीडिया की गब्बाजी कहेंगे, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मंदिर पर भी हमला करा सकते हैं, किसी भाजपा के बड़े नेता की भी हत्या करा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं ये लोग, कोई और हमला करा सकते हैं, किसी भाजपा के नेता की हत्या। ये सत्यपाल मलिक जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल हैं, मेरे नहीं है, हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है उसका। एक ये भी बयान चल रहा है। तो आज की डेट में जो परिस्थितियां देश में हैं, इस परिस्थितियों में जो भी लोकतांत्रिक ताकतें मायावी शासन के खिलाफ लड़ना चाहती हैं, तो कोई उनके माथे पर तीर मारेगा, कोई उनकी भुजाओं पर तीर मारेगा, कोई उनकी जंघाओं पर तीर मारेगा, और राहुल गांधी जी उनकी नाभि में तीर मारेंगे। क्योंकि आज देश के संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है, देश को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, इस देश की सम्मानित जनता को खतरा है। इस देश की सम्मानित जनता के नेतृत्व में ये इंडिया बना है, और ये लड़ेगा भी, भिड़ेगा भी। इसमें आंतरिक मतभेद भी हैं, ये भी हम बता दें, आंतरिक मतभेद भी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम जीतेंगे। इंडिया जीतेगा, लोकतंत्र स्वागता शाह जी मेरे साथ जुड़ी हुई है एनसीपी अजीत पवार गुट से। स्वागता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने, जब आप जुड़ रही थी, आप कनेक्टेड नहीं थी, तब एक आरोप लगाया कि भाई अजीत पवार तो भ्रष्टाचारी हैं, क्यों बीजेपी के साथ है। क्या कहेंगे अजीत दादा पवार के बारे में और कांग्रेस के इस आरोप के बारे में, जो कि महाविकास अघाड़ी के अंदर खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे? देखिए सर, अजीत दादा पवार भ्रष्टाचारी है या नहीं, ये तो वो हमसे हम जानेंगे या वो जानेंगे। वो महाराष्ट्र रहते हैं कि उनको पता है, या उन्होंने अजीत दादा पवार के साथ कोई बिजनेस किया है, काम किया है, या उनका कोई काम नहीं करवाया अजीत दादा पवार ने, जो वो इतना बड़ा आरोप लगाया है। कहीं प्रूव हुआ है क्या ये बात जो वो बोल रहे हैं? बताइए अजीत दादा पवार और आपके साथ में तो क्या थे, ईमानदार थे जब आप जनता की लीडर ऑपोजिशन थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये नरेंद्र, दीपक भाई, ये हमने नहीं लगाया था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 70,000 करोड़। उसके साथ हसन मुशर्रफ के ऊपर हमने ईडी नहीं भेजी थी, क्या नाम, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भेजी थी 100 करोड़। प्रफुल्ल पटेल की जो संपत्ति है हमने अटैच नहीं की, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में ईडी ने अटैच की। ये 70,000 करोड़ का भी नरेंद्र मोदी जी का आरोप, हसन मुशर्रफ पर भी नरेंद्र मोदी जी का आरोप, और नेचुरली करप्ट पार्टी अजीत दादा की, ये भी नरेंद्र मोदी जी का आरोप। ये हमने थोड़ी कहा। ठीक है, स्वागता जी आपका जवाब, फिर मैं आगे चलूंगा। मानो करप्ट है या काम अच्छा करती है, वो तो सबको दिख ही रहा है ना। जनता के हित के लिए अगर हम कुछ करते हैं, पार्टी अगर जनता के हित के लिए कुछ काम करती है, तो भ्रष्टाचार का आरोप तो कोई भी लगा सकता है। वो लगाने से क्या होता है? कहीं प्रूफ हुआ है, कहीं प्रूफ हुआ है। ठीक है, नरेंद्र मोदी से पूछिए ना बहन। नरेंद्र मोदी जी, सर आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है, मानो जायसवाल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, उन्होंने कहा देखिए आप उसी टीएमसी के साथ, आप उसी लेफ्ट पार्टी के साथ खड़े हो गए, कुछ कह रहे थे सुरेंद्र जी, मैं आगे आऊंगा आपके पास। मानव जायसवाल जी, मुझे बताइए, आप उसी पार्टी के साथ खड़े हो गए जिसने कभी ममता दीदी की हड्डी पसलियां एक करी थी, और मैं जानता हूं, मैंने ममता दीदी का वो संघर्ष का दौर देखा है, वो भी देखा जब वो केंद्र में मंत्री रही। दीपक जी,
दीपक जी, देश हित के लिए जब देश की बात होती है तो व्यक्तिगत लड़ाई का कोई मतलब नहीं होता। देश की उपलब्धि, देश की व्यक्तिगत लड़ाई थी, देश को विकास की तरफ ले जाना और देश के लिए अगर लड़ना है और संविधान को बचाने के लिए लड़ना है तो हम अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ रहे थे तो सब एक साथ लड़ रहे थे। आज यही अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करती थी, ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। और जब मौका मिलता है, सुनिए, अगर एक अकेला तो 38 की जरूरत क्यों? अगर एक अकेला है तो अदानी अंबानी क्यों? और अगर एक अकेला है तो मुंह छुपाना क्यों? और एक अकेला है तो संसद में आके बात करना क्यों? अगर एक अकेला है तो देश का पर्यटन मंत्री बनना क्यों? एक अकेला है तो उच्च पटल पर देश को बदनामी लाना क्यों? पार्टी को जीरो कर दिया वो भी साथ आ गए। जो कभी एक दूसरे में लड़ते थे वो भी साथ आ गए। आतंकवादियों को भी गले लगाया है। पुलवामा से लेके, पठानकोट से लेके, गोधरा से लेके, मणिपुर से लेके, दिल्ली में जो दविंदर सिंह को पकड़ा गया, सब आपने किया है। सुनिए, आपने पूरे देश के पीठ में चूड़ा भोंका है। देश को छलनी किया है। देश की माताओं के हाथों से लिवाला छीना है। आपने बच्चों से उनके किताब छीने हैं। आपने बच्चों से उनका भविष्य, उनका रोजगार छीना है। चुनाव करा नहीं पाते, पंचायत चुनाव आपसे होता नहीं, चुनाव आपसे होता नहीं, लोकसभा चुनाव नहीं करा पाते, विधानसभा करा नहीं पाते, पंचायत चुनाव कर नहीं पाते, प्रदेश में कुछ कर नहीं पाते, बच्चों को रोक नहीं पाते, महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है उसको रोक नहीं पाते और टीवी पर आकर ज्ञान देते हैं। 2024 के बाद मोदी जी भारत में मानव जी जवाब भी ले लें उनका। शिवम जी, आपका टाइम। थैंक यू। देखिए, मैं सिर्फ वही कहना चाहता हूं और मैं अंततः उसी बात पर आना चाह रहा था। शुरुआत में अभी इनसे पहले जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि लोकतंत्र बड़ा खतरे में है, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है जनाब। सब कुछ बहुत शानदार है, सारे निर्णय बहुत शानदार है। राहुल गांधी के अकेले कह देने से कहीं यूरोप में और अमेरिका में कि लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग खतरे में है और सब कुछ खतरे में है और संस्थाएं खतरे में नहीं आ जाता है। हिमाचल जीते थे तब लोग चुनाव आयोग खतरे में नहीं था, तब चुनाव आयोग बिल्कुल स्वतंत्र नहीं था। तो इस तरह की लफाजी से ये देश नहीं चलता। ये देश जानता है कि पूरा देश, हर संस्था पूरे तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन हां, कुछ लोगों को खतरा जरूर है। ममता बनर्जी को खतरा है, उनके भतीजे का भी उनको खतरा है, क्योंकि भ्रष्टाचार है तो जाहिर है खतरा जायज है। इस वजह से जिन लोगों ने लाठियां बांधी उनसे भी गठबंधन कर लिया। सोनिया गांधी जी को खतरा है, उनके बेटे को भी खतरा है, क्योंकि जाहिर है 5,000 करोड़ के घोटाले में खतरा तो जायज है भाई, खतरा तो रहना पड़ेगा। इसके अलावा वी सेंथिल को खतरा है, एमके स्टालिन को खतरा है, खतरा तो जरूर है जनाब, खतरा तो रहेगा। इस देश में एक एक भ्रष्टाचारी, उसके नेता, उस पार्टी को तो खतरा होना ही चाहिए। और सुरेंद्र जी, आप जो बार बार कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा 70,000 करोड़, अगर इस देश के प्रधानमंत्री को आप इतना ही मानते हैं तो उन्होंने तो वॉशिंग मशीन भाजपा, ये निर्मा मशीन भाजपा, ऐसा वॉशिंग मशीन आपके पास है। दीपक जी, अब अगर ये निर्मा का ऐड करने वालों को कहां से ले आए? मुझे लगा टीएमसी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूं मैं। अरे भैया, सर्फ एक्सेल बेचने वाले, निर्मा पाउडर बेचने वालों को कहां से ले आए आप? ये भैया, आपके जो नेता है न्यूज चैनल पर ये मत बेचिए, अगर ये बेचना है कहीं और बेचिए। और अगले दिन सुनिए, मंत्री बना एक घोटालेबाज जाने वाला है, वही कार्यालय एक घोटालेबाज जाने वाला है और डर उसी का है। और लोकतंत्र पे खतरा नहीं है, खतरा परिवारवाद पे है, खतरा परिवारवाद पे है, नहीं पता है। परिवार खतरा घोटालेबाजों पर है, खतरा देश को लूटने वालों पर है। अरे भैया, रहने को देख लीजिए, ये घोटालेबाज में 50 करोड़ रुपए जो मिलते थे, कहाँ नहीं है? ये जो मंत्रियों के घरों में 1,000 2-2 हजार की हरी लाल गड्डियां मिली है ना, वो डर उसी का है। वो जो अंदर बैठे ना पार्था चैटर्जी, उसके तार जब जुड़ेंगे, दर्द उसका है। 250 करोड़ रुपए, अरे निकालिए उसको भैया, अभी देखते रहिए। नोटबंदी में जितना पैसा, दर्जन मंत्री है आपके घोटाले में। अच्छा, रनिंग कमेंट्री आप दोनों एक दूसरे पर कर रहे हैं, मत करिए। सुरेंद्र राजपूत जी भी बहुत जोर से मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। अब मुझे पता नहीं कि व्हाट्सएप पे उन्होंने जोक पढ़ा है या डिबेट देख के हंस रहे थे, तो आपका मजाक हमारे साथ भी शेयर कर लीजिए सुरेंद्र जी। आते ही रहते हैं न्यूज चैनल पर। और असल बात, मैं शिवम भाई की मजबूरी पे हंस रहा हूं। शिवम भाई फंस गए बुरी तरीके से, गलत समय प्रवक्ता बन गए। अब जब भाजपा की चला चली की बेला आ गई, तब शिवम भाई प्रवक्ता बन गए, वरना ये अच्छे खासे राजनीतिक विश्लेषक थे।
तो ये चक्कर है। नहीं। मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं शिवम भाई। सुरेंद्र जी, जब 5 जज सड़क पर मेरे पास इतना ही टाइम है। सुरेंद्र भाई मेरे पास इतना ही टाइम है कि मैं शिवम का जवाब ले पाऊं। मेरा टाइम खत्म हो गया, तो लंबी बात मत करिए। आपकी खराब है, समय आपका खराब है। सोचिए, 400 वाली पार्टी 50 पर पड़ी है। अमित मालवीय आपके पूर्व अध्यक्ष बाहर पड़े हैं संसद से। बुरा वक्त आपका है। जब सीबीआई जो है भैया पहचान नहीं पा रहे, 1:30 बजे उसका डायरेक्टर चेंज हो रहा था, ये जो तब खतरा था शिवम भाई। आपने धरती में सर घुसाया हुआ है, इसको निकालिए। बिल्कुल ससम्मान विपक्ष हिंदुस्तान में में अब तक के सबसे बुरे हाल में कांग्रेस है। ससम्मान विपक्ष में आपको नहीं होना चाहिए प्रवक्ता। इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। हाँ, इंडिया जीतेगा और ईस्ट इंडिया एनडीए हारेगा। इंडिया जीतेगा और ईस्ट इंडिया हारेगा। आप जितनी इंडिया जीतेगा, ईस्ट इंडिया हारेगा। अगर ईस्ट इंडिया ईमानदार जीतेगा और भ्रष्टाचारी नरेंद्र हारेगा। मोदी, ललित मोदी और नीरव मोदी में भी मोदी ईमानदार जीतेगा और भ्रष्टाचारी हारेगा। ललित मोदी, नीरव जीरो करप्शन वाले जीतेंगे और उसमें ये राफेल वाले हारेंगे, भ्रष्टाचार वाले हारेंगे। कॉमन है, हारने वाले हैं। मत करिए, ईस्ट इंडिया हारने वाला है। परेशान मत होइए, बिल्कुल नहीं है। आपके भाजपाई बलात्कार में पकड़े जाते हैं। परेशान आपको होना चाहिए। बलात्कार में पकड़े जाते हैं। 450 राजस्थान पर में पहुंच 2 गए घंटे हो। आजीवन सबसे 2 बुरी फैली घंटे है में कांग्रेस की। राजस्थान में जब पकड़े गए आपके तब से अध्यक्ष चुप, बैठे हुए हैं संसद भाजपा से वाले बाहर। चुप। संसद जब से राजस्थान में बलात्कारी भाजपाई निकले, राजस्थान का नाम लेना ठीक है, मैं यहीं पर कौन रुकूंगा। है? अफसोस रोहित जोशी आज के लिए कौन है? मेरे पास वक्त इतना ही है। कसम संविधान की, मैं आज के लिए इतना ही।